बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों, इस लेक्चर में हम देखते हैं लैक ऑपेरॉन। तो पहले हम देखें कि ऑपेरॉन क्या शय है। जब एक ही प्रमोटर के अंडर काफ़ी सारे जीन प्रेजेंट हो या एक ही प्रमोटर काफ़ी सारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा हो और उनसे एक ही मैसेंजर आरएनए बन रहा हो, ये कंडीशन कहलाती है ऑपेरॉन। जैसे ये हमने रिप्रेजेंट किए 3 जीन्स ए बी सी और इनका एक ही प्रमोटर पी है जिससे ये मैसेंजर आरएनए बनता है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं ओपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन क्या आशय है कि ऐसे जीन्स जो इन्वॉल्व हैं लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में, और लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में 3 जीन तो ज़रूरी इन्वॉल्व होते हैं और वो उसी वक्त एक्सप्रेस होते हैं जब लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट हो और ग्लूकोज एब्सेंट हो बैक्टीरिया के इन्वायरमेंट में। तो बैक्टीरिया इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए फिर अपने उन ख़ास जीन्स को एक्टिवेट करता है और वो जीन्स चूँकि एक ही प्रमोटर के अंडर होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लैक और लैक्टोज ऑपेरॉन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ लैक ऑपेरॉन टर्न ऑन कि किमें ये ऑपेरॉन जो है वो टर्न ऑन होता है। तो 2 कंडीशंस जो है वो होनी चाहिए। एक ये ग्लूकोज प्रेजेंट हो, दूसरा ग्लूकोज एब्सेंट हो और लैक्टोज प्रेजेंट हो। तो अगर तो ग्लूकोज प्रेजेंट हो बैक्टीरियल इन्वायरमेंट में तो वो ज़ाहिर है प्रेफर करेगा इस ग्लूकोज को यूज़ करने में एज इट्स फूड सोर्स, क्योंकि इजी है उसे मेटाबोलाइज करना, जिस वजह से लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जीन स्विच ऑफ रहेंगे ताकि एनर्जी को बचाया जा सके। तो ये लैक ऑपेरॉन के जीन्स जो हैं उसी वक्त एक्टिवेट होंगे जब लैक्टोज अवेलेबल हो और ग्लूकोज जो है वो अवेलेबल ना हो। लेकिन बैक्टीरिया को किमें पता चलता है कि लैक्टोज मौजूद है या ग्लूकोज प्रेजेंट है? तो इसके लिए 2 रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिनमें से एक है लैक रिप्रेसर दैट एक्ट एज अ लैक्टोज सेंसर कि लैक्टोज अवेलेबल हो तो इसे पता चलता है इस लैक रिप्रेसर को। और दूसरी चीज़ है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ये ग्लूकोज सेंसर के तौर पर एक्ट करता है कि ग्लूकोज अगर प्रेजेंट हो तब भी इसे पता चलता है, ना प्रेजेंट हो तब भी ये सेंस करता है। तो ये 2 प्रोटीन्स हैं जो कि इन जीन्स को रेगुलेट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये कैसे अपना काम करती हैं। लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर है डीएनए पर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर। तो लैक ऑपेरॉन में 3 तो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिन्हें हमने रिप्रेजेंट किया लैक जेड, लैक वाई और लैक ए से, जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं जब भी ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट होते हैं। तो इन जीन्स के अपस्ट्रीम मींस 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट है ऑपरेटर रीजन। ये ऑपरेटर रीजन स्पेसिफिक है रिप्रेसर प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए। इस ऑपरेटर रीजन के और 5 प्राइम एंड पर या अपस्ट्रीम एंड पर प्रेजेंट है प्रमोटर, जहां आके आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रन करवा सके। और इस प्रमोटर के भी अपस्ट्रीम प्रेजेंट है कैप साइट, कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन साइट, जहां आके कैप प्रोटीन अटैच होती है ताकि वो सेंस कर सके एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज को। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ये तीनों जीन्स क्या क्या करते हैं। तो जब भी लैक ऑपेरॉन के जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस होते हैं तो बनाते हैं ज़ाहिर है मैसेंजर आरएनए, और इस मैसेंजर आरएनए पर 3 जीन्स एक ही मैसेंजर आरएनए पर होने की वजह से दिस मैसेंजर आरएनए इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक मैसेंजर आरएनए। अब इसमें लैक जेड जीन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ऐसा एंजाइम, ऐसी प्रोटीन है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट मेटाबोलाइज द लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, यानी कि उसकी कैटाबोलिज्म करता है, तोड़ता है ताकि बैक्टीरिया उसे अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस में एनर्जी के लिए यूज़ कर सके। सेकेंड जीन दैट इज़ द लैक वाई, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन नोन एज परमीएज। परमीएज जैसे नाम ही हमें दस रहा है कि मैं भाई चीज़ों को गुजरने देता हूँ अपने अंदर से, मैं परमेबिलिटी इंक्रीज़ करवाता हूँ। तो ये असल में ट्रांस मेम्ब्रेन पंप है दैट अलाउज द सेल टू इम्पोर्ट लैक्टोज, कि लैक्टोज को बाहर से अंदर की तरफ आने देता है। और तीसरा लैक ए जीन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है कि फॉर्म करे एक स्पेशल प्रोटीन दैट इज़ द ट्रांस एसिटाइलेज, लेकिन इसका फंक्शन जो है वो हमें क्लियर नहीं है कि ये क्या करता है। मे बी लैक्टोज की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर लैक्टोज अवेलेबल ना हो तो क्या होता है और लैक्टोज अवेलेबल हो तो क्या होता है। तो फर्स्ट वन है
अगर लैक्टोज जो है बैक्टीरियल इन्वायरमेंट में अवेलेबल नहीं है तो ज़ाहिर है लैक ओपेरॉन के जीन्स जो हैं वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। और ये कैसे एक्सप्रेस नहीं होते कि जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं तो रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड करता है ऑपरेटर पर, क्योंकि इसकी दो एक्टिव साइट्स होती हैं, एक डीएनए के लिए ताकि ये बाइंड कर सके ऑपरेटर पर, और दूसरी साइट लैक्टोज के लिए ताकि ये एक आइसोमर लैक्टोज का, जिसे एलोलैक्टोज कहते हैं, उसके साथ ये बाइंड कर सके। तो जब लैक्टोज अवेलेबल नहीं होता तो रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर सीक्वेंस पर आके बाइंड करता है, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो या तो प्रमोटर सीक्वेंस पर बाइंड ही नहीं कर पाता, और अगर बाइंड कर भी ले तो भी फिजिकली ब्लॉक कर देता है, रिप्रेसर इसको आगे नहीं जाने देता ताकि ट्रांसक्रिप्शन ना हो। तो ये तो होता है व्हेन लैक्टोज इज़ नॉट अवेलेबल। अदरवाइज व्हेन लैक्टोज इज़ अवेलेबल एंड ग्लूकोज इज़ एब्सेंट, देन व्हाट हैपेंड। तो अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो इसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आइसोमर एलोलैक्टोज। तो ये एलोलैक्टोज जाके अटैच होता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ जो कि पर जुड़ा पड़ा था। तो ये इस रिप्रेसर प्रोटीन को बातों में लगा के यहाँ से कर लेता है अलहदा। तो ऑपरेटर से जूं ही रिप्रेसर प्रोटीन अलहदा होता है कि एलोलैक्टोज उसे परे ले जाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो आके अटैच होता है प्रमोटर पर और स्टार्ट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पर एलोलैक्टोज जो है वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट कर रहा है कि वो इस रिप्रेसर प्रोटीन को दूर लेके जा रहा है इस ऑपरेटर से, इस वजह से ऐसे ऑपरॉन को हम कहते हैं इंड्यूसेबल ऑपरॉन, क्योंकि ये हर वक्त तो रहता है टर्न्ड ऑफ या रिप्रेस रहता है, लेकिन टर्न्ड ऑन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल इंड्यूसर मॉलिक्यूल। और वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल कौन सा है? वो है एलोलैक्टोज। तो लैक्टोज प्रेजेंट हो तो रिप्रेसर ज़ाहिर है फॉल ऑफ हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कहानी इथे ही मुक जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो ही रिप्रेसर जो है वो फॉल ऑफ होता है, आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पर बाइंड करता है, ट्रांसक्रिप्शन होती है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर सके प्रॉपर। तो फिर इस आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प के लिए आता है कैप प्रोटीन। ये कैप प्रोटीन जो है ये टाइटली बाउंड करवाने के लिए होता है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पर, ताकि ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन हो सके। अब ये कैप क्यों बाइंड करता है? ये सेंस करता है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज को। तो जब ग्लूकोज का लेवल लो होगा सेल में तो साइक्लिक एएमपी जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी इंक्रीज़। तो ये साइक्लिक एएमपी जब बाइंड करती है इस कैप के साथ तो फिर ये कैप एक्टिवेट होती है और एक्टिवेट होके बाइंड होती है इस कैप साइट पर, जो फिर आरएनए पॉलीमरेज को इस काबिल बनाती है कि वो ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन कर सके। अब हम साथ में ही ये देख लें कि ये रिप्रेसर कहाँ से आता है। तो रिप्रेसर प्रोटीन के लिए भी एक जीन ही मौजूद है जिसका नाम है लैक आई जीन, और ये लैक आई जीन कॉन्टीन्यूसली एक्सप्रेस होता रहता है और अपना प्रोटीन प्रोडक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज रिप्रेसर वो बनाता रहता है। तो रिप्रेसर हर वक्त सेल में मौजूद होता है। ये लैक आई जीन इस कैप प्रोटीन के अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है और इसका अपना इंडिपेंडेंट प्रमोटर है। इस वजह से इसे हम नहीं गिनते कि यह लैक जीन का हिस्सा है, तो चूँकि इसकी एक्सप्रेशंस जो है वो इंडिपेंडेंट होती रहती है। तो लैक आई जीन हर वक्त बनाता रहता है रिप्रेसर, जो अगर लैक्टोज अवेलेबल ना हो तो ज़ाहिर है इस प्रमोटर पर जाके अटैच रहता है, ताकि इस ऑपरेटर पर जाके अटैच रहता है ताकि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रोका जा सके और लैक्टोज की अनअवेलेबिलिटी कहीं इस जीन को एक्सप्रेस ना करवाती रहे, तो बैक्टीरिया की जो प्रेशियस एनर्जी है वो यूज़ ना होती रहे। अब कैप जो भी हमने देखा कि वो आके अटैच होती है जब उसके साथ आके मिलता है साइक्लिक एएमपी, तो ये कैप इस सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। इसका भी जीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर कहीं दूर प्रेजेंट होता है जिसका अपना प्रमोटर है और वो भी एक्सप्रेस होता रहता है। तो कैप प्रोटीन भी ऑलवेज अवेलेबल रहती है सेल में। अब हम करते हैं इसे समराइज कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज प्रेजेंट हो और लैक्टोज एब्सेंट हो तो ज़ाहिर है
रिप्रेसर जो है वो अटैच होगा ऑपरेटर पर, जिस वजह से आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकेगा। तो ट्रांसक्राइब नहीं करेगा तो ज़ाहिर है लैक जेड वाई और ए जीन एक्सप्रेस नहीं होंगे, जिस वजह से ये ऑपरॉन जो है वो रहेगा स्विच ऑफ। और ग्लूकोज की प्रेजेंस जो है वो दूसरा काम ये करेगी कि वो साइक्लिक एएमपी के लेवल को भी लो रखेगी, जिस वजह से वो इस काबिल नहीं होगा कि अटैच हो सके कैप के साथ। और कैप भी ज़ाहिर है फिर कैप साइट पर अटैच नहीं होगा, जो हेल्प करता है आरएनए पॉलीमरेज को कि वो एक्टिवेट हो। दूसरी कंडीशन है ग्लूकोज भी प्रेजेंट हो और लैक्टोज भी प्रेजेंट हो। अब ग्लूकोज जो प्रेजेंट है तो ज़ाहिर है ये साइक्लिक एएमपी की कॉन्सेंट्रेशन को लो रखेगा, जिस वजह से कैप प्रोटीन को तो अटैच नहीं होने देगा कैप साइट पर, जबकि जो लैक्टोज है उसकी थोड़ी सी भी मिकदार रिप्रेसर को ऑपरेटर से अलहदा कर देगी। तो आरएनए पॉलीमरेज को मौका मिल जाएगा कि वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कर सके या जीन की एक्सप्रेशन में रोल प्ले कर सके। लेकिन अभी हमने देखा कि कैप प्रोटीन अगर कैप साइट पर अटैच नहीं है तो आरएनए पॉलीमरेज थोड़ी बहुत ट्रांसक्रिप्शन तो करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो थोड़ी बहुत लैक्टोज जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी अगर दोनों ही प्रेजेंट हो। और ग्लूकोज एब्सेंट हो और लैक्टोज भी एब्सेंट हो तो फिर क्या होगा, फिर भी लैक जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होंगे। हालांकि हमें पता है कि साइक्लिक एएमपी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होगी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, लेकिन वो अटैच तो करवा देगी कैप्टीन को कैप को कैप साइट पर, लेकिन रिप्रेसर जो है उसको आगे से हटाने के लिए हमारे पास एलोलैक्टोज अवेलेबल नहीं, जिस वजह से फिर रिप्रेसर जो है वो ऑपरेटर पर अटैच रहेगा। तो वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को नहीं चलने देगा कि आरएनए पॉलीमरेज इसमें से गो थ्रू होके ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकेगा। और अगर ग्लूकोज एब्सेंट और लैक्टोज प्रेजेंट हो तो ज़ाहिर है फिर तो ये जीन जो है वो एक्सप्रेस होंगे। ज़ाहिर है लैक्टोज रिप्रेसर को अलहदा करेगा और ग्लूकोज की एब्सेंस साइक्लिक एएमपी बनाएगी, जिस वजह से कैप जो है वो अटैच होगी कैप साइट पर, जो टाइटली बाउंड करवाएगी आरएनए पॉलीमरेज को। तो ज़ाहिर है एक्सप्रेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। तो यह थी हमारी एक्सप्लेनेशन अबाउट लैक ऑपेरॉन कि बैक्टीरिया में कैसे मल्टीपल जीन्स जो हैं वो एक ही प्रमोटर के अंडर कंट्रोल होते हैं। इसे हम इंड्यूसेबल सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि इसमें लैक्टोज जो है वो इंड्यूसर मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करता है। उसकी प्रेजेंस इस काबिल बनाती है बैक्टीरिया को कि वो अपने ख़ास जीन एक्सप्रेस करे। तो इससे हमें एक और चीज़ का भी आइडिया होता है कि जीन एक्सप्रेशंस में उन पर इन्वायरमेंट या कोई ख़ास तरह के केमिकल इफ़ेक्ट करते हैं। आई होप ये आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा। थैंक यू।